नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दिल्ली में बीते 4 सालों के बाद जनवरी का जो महीना है इस बार सबसे ठंड और बारिश से भरा हुआ रहा है। बता दें कि आईएमडी ने जैसा कि कहा था कि 27 जनवरी से येलो अलर्ट है, दिल्ली में बारिश की संभावना है। 27 जनवरी को भी बारिश देखने को मिली, 28 को आज भी येलो अलर्ट है और बता दें कि आने वाले 1 फरवरी को भी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है। आईएमडी ने साफ तौर पे कहा है कि पूरी जनवरी में दिल्ली के लोगों को ठंड से राहत इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली का जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। बता दें आज दिन की जब शुरुआत हुई तो घने कोहरे के साथ हुई, आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं जिससे बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में ठंड और ठिठुरन लगातार बना हुआ है, आज का टेम्परेचर जो है 3 से 6 डिग्री के बीच में रहा है और जिसे लेके CAQM ने कहा है कि अगर दिल्ली में जो है लगातार बारिश होती है तो पॉल्यूशन में भी गिरावट आएगी। लेकिन हम बता दें कि बीते दिनों बारिश के बाद भी दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ख़राब रही है। जैसा कि आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि आगे भी बारिश की संभावनाएं 1 फरवरी को येलो अलर्ट जारी कर बारिश की संभावनाएं जताई है। तो उसे लेके CAQM का कहना है कि दिल्ली में अगर बारिश ऐसे ही लगातार होती है तो पोल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी और दिल्ली का AQI में भी काफ़ी सुधार होगा। बता दें कि दिल्ली जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ठंड भी लगातार बढ़ रहा है और बीते 4 सालों में जनवरी का माह जो है इस बार सबसे ठंड भरा रहा और जिससे लगातार दिल्ली के लोग ठिठुरन और दिल्ली की ठंड का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि बारिश के साथ साथ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में जो बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उन्होंने एक ऐलान किया है कि बद्री केदार में अब गैर हिंदू लोग नहीं जा सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि जहाँ एक और हिंदू संगठनों ने इस फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत किया है, लेकिन वही विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, क्योंकि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश करती है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस तरह की कोशिश की, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगे हैं और बीजेपी की तरफ से भी इसका पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कांग्रेस करना जानती है और कांग्रेस उस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जो उत्तराखंड है 2027 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये भूचाल देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात करें यदि 2027 के चुनाव की, तो 2027 के चुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन मुद्दों को कितना भुना पाती है, क्योंकि कई मुद्दे इस समय कांग्रेस के पास है, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा हो या फिर रेखा आर्य के पति साहू का बयान का मुद्दा हो या फिर अब ये एक नया मुद्दा गैर हिंदू लोगों के केदार और बद्री में न जाने का मामला हो। इनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सरकार को 2027 के चुनाव में जरूर घेरेगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है या फिर बीजेपी को इसकी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केदार बद्री में गैर हिंदू लोगों पर जाने पर रोक लगाई गई है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में राजनीति अपना रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां कल देर रात से ही छिटपुट बारिश लगातार हो रही है और रुक रुक कर बारिश होने के कारण तापमान में परिवर्तन आ गया है। जहां बर्फीली हवाएं चलने के कारण, शीतलहर के कारण मौसम भी ठंडा हुआ है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण पूरा मैदानी इलाका अब ठंडा हो गया है, ठंड की चपेट में आ गया है। अगर बात करें 29, 30, 31 तारीख की, तो मौसम के फोरकास्ट के अनुसार ये तीनों दिन बेहद ठंडे होने वाले हैं, जिसमें रात सबसे ज़्यादा ठंडी मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पूरी जनवरी माह में दोपहर में चटक धूप निकलने के कारण
मौसम पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया था। जहां तापमान 25 से 27 डिग्री तक पहुंच रहा था, वहां एकाएक जनवरी के अंतिम दिनों में मौसम ने अचानक से करवट ली है और कहीं ना कहीं शीतलहर का असर अब राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मौसम विभाग का अलर्ट है। 29, 30 और 31 तारीख को लगातार छिटपुट बारिश होती रहेगी। बारिश होने के कारण कई किसानों को ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन जो आमतौर पर आम राहगीर जो रैन बसेरे के सहारे पर रहते हैं, उनको इस ठंडक से, बारिश की वजह से राहत नहीं मिलेगी। खासकर उत्तर प्रदेश में बारिश का जो इस वक्त माहौल चल रहा है, दिल्ली एनसीआर के बाद अब राजधानी और राजधानी के साथ साथ तराई इलाकों में बारिश के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट है कि 29, 30, 31 के बाद यानी कि फरवरी में मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा और ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे। देहरादून में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसको लेकर के व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई नज़र आ रही है। आम जनता की बात करें तो आम जनता पूरी तरीके से ट्रैफिक से त्रस्त है और ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के कई कार्यक्रमों में, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो और चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, इन्हीं सभी कार्यक्रमों में आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर और ख़ासकर राजधानी देहरादून के अंदर ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच जिस तरीके से देहरादून के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है और आप देखिए कि कुछ ही दिन में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ने की ओर अग्रसर है। लोगों के मन में एक शंका है कि अगर देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जब गाड़ियां सरपट दौड़ रही होंगी तो देहरादून में जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था आज है, तो इसके बाद ट्रैफिक किस तरीके से देखने को मिलेगा। आज देहरादून की स्थिति ये है कि ट्रैफिक में लोगों को कई कई घंटे का जाम का सामना करना पड़ रहा है और मुख्य जो दिक्कतें हैं शहर में ट्रैफिक की, उसके सुधार के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल नज़र आ रहे हैं। शहर में एम्बुलेंस को कई बार ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, जो आपातकाल सेवाएं हैं उनको भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अगर इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन या नियंत्रण नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पे देहरादून में आने वाला जो समय होगा वो ट्रैफिक को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज संसद सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से आज दोनों सदनों को संबोधित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दोनों सदनों को संबोधित करते हुए सिंदूर ऑपरेशन के साथ साथ जी राम जी का भी जिक्र किया। आपको बता दें, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की समृद्धता, एकता और भारत की सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकवादी कैंपों को निस्तनाबूद किया गया। वहीं उन्होंने जिस वक्त जी राम जी योजना का जिक्र किया, उसी वक्त सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने जोर से तालियां बजाकर जी राम जी बिल का स्वागत किया। आपको बता दें कि आज दोनों सदनों की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक पहला सत्र सदन का चलेगा। हालांकि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमन ये अपना 9वां बजट पेश करने जा रही हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। निर्मला सीतारमन देश की पहली वित्त मंत्री होंगी जो सबसे ज़्यादा अधिक बार देश का बजट पेश करने जा रही हैं। हालांकि इससे पहले आज दोनों सदनों में हमने सांसदों को देखा, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी जोर शोर से कर रखी है। वहीं आज विपक्ष की एक अहम बैठक हुई है। हालांकि कल सुबह केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक बैठक की, जिसमें उन्होंने विपक्ष से कई मुद्दों पर सरकार के साथ सार्थक रूप से चर्चा होने का अनुरोध किया। वहीं विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार से जवाब चाहते हैं, जिसमें भी जी राम जी, उसके अलावा मनरेगा, बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार, पॉल्यूशन, SIR का मुद्दा जैसे बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं सरकार के सामने UGC बिल भी चुनौती के साथ खड़ा हुआ है, जिस पर सरकार को विपक्ष
घेरने की कोशिश करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं। जो भी चाहे सियासी पार्टियां हों, चाहे भाजपा की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें, यानी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। लगातार आप देखिए कि जिस तरह से तमाम पार्टियों में संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए बैठकें हो रही हैं, तो वहीं 2027 का जो चुनाव है वो जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूजीसी को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं तमाम जो सवर्ण के लोग हैं वो सड़कों पे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरह से बीजेपी और विपक्षी पार्टियों सहित तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली है, तो ये भी माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूजीसी के जो कानून आए हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर विधानसभा के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि अमूमन जो भी सवर्ण लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब जिस तरह से यूजीसी कानून लाने के बाद लगातार सवर्ण के अंदर नाराजगी देखी गई है, तो माना यह भी जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आखिर सवर्ण किसके साथ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी सवर्ण में नाराजगी जरूर है, लेकिन उनका पूरा वोट बैंक अभी बीजेपी के पास है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर इसी तरह नाराजगी बढ़ती रही तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव में सवर्ण भी बड़ी भूमिका जरूर निभाएगा। कैमरामैन जुबैर के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संबल से। बात करेंगे संबल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, यूजीसी के नए कानून के विरोध की जो आंच है अब संबल तक पहुंच गई। संबल में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर सवर्ण समाज के लोगों ने कहीं बाइक रैली निकाली तो कहीं काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको बता दें, संबल शहर में केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने एकत्र होकर काली पट्टी बांधकर बाइक रैली निकाली और संबल शहर में नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के लोगों का कहना था, जो सवर्ण समाज के हैं, कि जिस तरह से ये कानून लाया गया है, इस कानून के दायरे में सवर्ण समाज के लोगों को भी लाया जाए, उस समिति में रखा जाए, क्योंकि अगर किसी छात्र के खिलाफ कोई झूठी शिकायत होती है तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है। झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान हो। यूजीसी का जो कानून है उसको काला कानून बताया। इतना ही नहीं, कानून वापस लेने की मांग की और वापस ना लेने पर आगे बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। वहीं एसडीएम रामा अनुज को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं चंदोसी में दो अलग अलग जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसडीएम को भी प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इन सभी ने विरोध करते हुए यूजीसी का जो नया कानून है उसमें सवर्ण समाज के लोगों को समिति में शामिल करने की बात कही और कानून में संशोधन की बात कही है। संशोधन ना होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संबल।